ज्यादातर सिविल इंजीनियर एस्टिमेट बना लेते हैं, एमबी कर लेते हैं, आपका एब्स्ट्रैक्ट शीट बना लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उन्हें आपका बिल की इनवॉइस बनानी होती है। ज्यादातर सिविल इंजीनियर जो है आपका इनवॉइस नहीं बना पाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका इनवॉइस कैसे बनाया जाता है, वो भी आपका एल&टी जैसी कंपनी के अंदर, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अभी आप अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एक इनवॉइस जो है आप देख पा रहे हैं। बेसिकली एक इनवॉइस है। जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनाते हो तो फाइनल आप सबसे पहले एमबी करते हो। एमबी करने के बाद में आप जो है एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हो। देन उसके बाद में फिर नंबर आता है आपका, जो लास्ट सबसे प्रोसेस जो होता है, सबसे लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है आपका इनवॉइस। विदाउट इनवॉइस जो है आपका कोई भी कंपनी जो है आपका किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को आपका पेमेंट नहीं करती है। तो अभी आप जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये बेसिकली आपका एक इनवॉइस का फॉर्मेट है। इसके अंदर जो डाटा है वो आपको हर जगह कॉमन देखने को मिलेगा। इनवॉइस का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग कंपनी के अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर भी आपका ये चीज जो है वेरी कर सकती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं इसके अंदर सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो आपको कंपलसरी है, जो आपको देने ही देने हैं, जो कि आपका हर एक इनवॉइस के अंदर आपका कंपलसरी होते हैं, चाहे आपकी कंपनी कोई भी हो। फॉर्मेट आपके जो है डिफरेंट हो सकते हैं। और ये आपका जो इनवॉइस है रियल प्रोजेक्ट की आपका इनवॉइस है। आईआईसीसी द्वारका प्रोजेक्ट का नाम है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने आपका दिल्ली में यशोभूमि का जो है आपका एक कन्वेंशनल सेंटर है उसका आपका इनॉग्रेशन किया है रिसेंटली। अभी मुझे लग रहा है एक हफ्ता ही आपका हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट के साथ में जो यशोभूमि है आपका, इस प्रोजेक्ट के साथ में मैं खुद पर्सनली जो है आपका 2 साल मैंने उस प्रोजेक्ट पे आपका काम किया है। सो ये जो इनवॉइस और जो एमबी मैं इसके अंदर दिखाने वाला हूँ ये खुद मैंने बनाई है आपका, और ये जो बिल वगैरह किए हैं सारे मेजरमेंट्स वगैरह मैंने खुद किए हैं। आप जाके आईआईसी द्वारका जाके सर्च कर सकते हैं या यशोभूमि के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। ये तो हो गया आपको प्रोजेक्ट के बारे में, बहुत बड़े स्केल का प्रोजेक्ट था। आप जाके एक बार नेट पे उस प्रोजेक्ट के बारे में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे ऊपर आपका टाइटल हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है टैक्स इनवॉइस, और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है, इससे पहले का मैं स्टेप एक बार डिस्कस कर देता हूँ जो हमारी एमबी बनती है। तो मैं पहले सबसे पहले आपका एमबी पे चलता हूँ। ये बेसिकली आपका जो है एमबी है, और ये आपका सिविल वर्क की बेसिकली एमबी नहीं है, ये आपका जो है स्टील स्ट्रक्चर जो आपकी होती है, क्योंकि जो यशोभूमि आपका बना है वो आपका कन्वेंशनल सेंटर था जिसमें आपके पिलर्स जो थे वो आपका आरसीसी के पिलर्स थे, और बाकी ऊपर जितनी भी आपकी जो रूफ थी कंप्लीटली आपका जो है वो स्टील स्ट्रक्चर्स थी। ठीक है, मतलब वहां पे जो है रूफ के अंदर कोई भी आरसीसी वगैरह यूज नहीं हुए, सारी कंप्लीटली आपका स्टील स्ट्रक्चर्स है। तो वहां पे मैंने जो 2 साल काम किया था उसपे मैंने स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर काम किया था। तो अभी आप जो ये देख पा रहे हैं बेसिकली ये जो है आपका एक आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट शीट है। बिल्डिंग सिविल वर्क के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हैं, उसके अंदर आपके आरसीसी, रेनफोर्समेंट और वो सारे आइटम रहते हैं। ये पर्टिकुलर जो एब्स्ट्रैक्ट शीट है आपका ये स्टील स्ट्रक्चर की आपका एब्स्ट्रैक्ट शीट है। ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं समझेंगे, कुछ कुछ मेन चीजें आपका समझेंगे। जैसे आपका जॉब क्या है, मतलब प्रोजेक्ट का नाम हो गया यहाँ पे आईआईसीसी द्वारका, वेंडर का नेम हो गया आपका यहाँ पे आरके इंफ्रा। मतलब एल&टी के अंदर क्या कंडीशन होती है कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्टर एल&टी में काम करता है तो ऐसे डायरेक्ट जाके एल&टी के अंदर काम नहीं कर सकता है। सबसे पहले आपको एल&टी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एक यूनिक कोड जो है वो आपका दिया जाएगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट एल&टी के अंदर जाओगे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, तो एल&टी आपको कभी भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती, वो अपने रजिस्टर्ड वेंडर्स को ही, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर को ही आपका सिर्फ काम देती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेंडर कोड आपका मेंशन किया गया है, और यहाँ पे जो बिल साइकिल थी वो आपका 26 से 25 थी। ठीक है, मंथ का एंड जो होता है 26 तारीख से लेके नेक्स्ट मंथ के जो है आपका 25 तारीख से थी, मतलब 1 तारीख से यहाँ पे इनवॉइस नहीं होती थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट शीट है ये 25 दिसंबर 2019 से लेके 26 जनवरी 26 दिसंबर 2019 से लेके 25 जनवरी 2020 की जो है आपका ये बेसिकली इनवॉइस है।
यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम है, जैसे टुवर्ड्स फैब्रिकेशन ऑफ एमटीआर स्ट्रक्चर, बेसिकली उसके अंदर जो आपका मेन ट्रस्ट था उसका नाम जो है आपका ड्राइंग के अंदर एमटीआर आपका था, ठीक है। बाकी और चीजों के बारे में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन है, मतलब इस पर्टिकुलर वेंडर ने आपका सितंबर से आपका वर्क स्टार्ट किया था, तो सितंबर के अंदर अगर आप देखोगे तो 84 टन जो है आपका इसका पेमेंट हुआ। उसके बाद अक्टूबर के अंदर आपका लगभग 100 मैट्रिक टन का इसको पेमेंट हुआ। उसके बाद नवंबर के अंदर आपका 28.236 मैट्रिक टन का पेमेंट हुआ। उसके बाद दिसंबर के अंदर 39.693 मैट्रिक टन का पेमेंट हुआ। और दिस बिल का मतलब ये है कि जो बिल की इनवॉइस मैंने आपको दिखाई उस बिल का यहाँ पे 22.661, और यहाँ पे कम्युलेटिव का मतलब है कि टोटल अब तक कितना वर्क जो है वो आपका हो चुका है। तो इससे आपको एक बात समझ में आ रही है कि एब्स्ट्रैक्ट शीट्स को देख के ही आप ये बता सकते हो कि अब तक इस कॉन्ट्रैक्टर ने कितना वर्क किया है आपका, कितने का उसको पेमेंट मिल चुका है। क्लियर। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये आपका मेजरमेंट शीट है बेसिकली। इसमें अगर आप चलोगे तो देखो कुछ इस तरह का फॉर्मेट है। सबसे पहले यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन है, उसके बाद में आपका ड्राइंग वेट आपका सबसे पहले मार्क नंबर आपका मेंशन है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बेसिकली क्या होता है कि जो इस तरह की स्टील स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग्स होती हैं उसमें क्या होता है कि हर एक ड्राइंग पे एक ड्राइंग का नंबर आपका मेंशन रहता है। उस ड्राइंग के नंबर्स से ही आपका जो है साइट पे जो है आपका क्या होती है, वहां पे बिलिंग होती है जो आपका स्टील स्ट्रक्चर वर्क होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें मैं थोड़ा सा आपका जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 02 MTR 01 BBR 012, मतलब ये ड्राइंग का नंबर है। और इस ड्राइंग के अंदर जो ट्रस था उसकी क्वांटिटी सिर्फ एक थी। और सबसे अच्छी बात है कि इन जो इस तरह की जो ड्राइंग्स होती हैं इन पे टोटल वेट भी ड्राइंग पे मेंशन रहता है। तो जो वेट ड्राइंग पे मेंशन रहेगा वो ही वेट जो है आपको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जाएगा। तो इसका वेट मेंशन था आपका 731.80। अब बात आती है, अगर आप स्टील स्ट्रक्चर के अंदर अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो वहां पे कैसे पेमेंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपका बिल है वो कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला पार्ट होता है कटिंग। अगर आपने जो आपके पास में आयर स्टील के जो भी आपके पास में चाहे आपके में जो भी स्टील के जो आपके सेक्शंस होते हैं वो आपके पास में आए, आपने ड्राइंग देखी, ड्राइंग के हिसाब से आपने उन पर मेजरमेंट करके उसकी कटिंग कर दी, ठीक है। जैसे हम लोग आपका रेनफोर्समेंट बार की कटिंग करते हैं, तो जैसे ही आप उन सेक्शंस की कटिंग कर देते हो तो आपको 20% पेमेंट जो है वो रिलीज हो जाएगा। अगर आप उसका फिटअप कर देते हो, फिटअप का मतलब ये होता है कि आपने अभी उसको परमानेंट फिक्स नहीं किया है। आप क्या करते हो कि उसको, जैसे मैंने एक मेंबर मेरे पास, ये एक मेंबर मेरे पास है, मैं दोनों को पास में लेके आया और एक मैंने हल्का सा वेल्डिंग का यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, मतलब हल्का वेल्डिंग मैंने उस पर कर दी जो कि हटाई भी जा सकती है। अगर वो गलत तरीके से जुड़ी है तो हम उसको हटा सकते हैं। मतलब परमानेंट वेल्डिंग, मैंने प्रॉपर वेल्डिंग नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको फिक्स करने के लिए वहां पे एक टांका मार दिया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो फिटअप मैंने उसको कर दिया। उसके बाद होता है आपका 219, मतलब 30% आपको पेमेंट रिलीज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब देखो कैसे चेकिंग होती है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मटेरियल कट हो जाता है। मटेरियल कट होते के साथ ही क्लाइंट का इंजीनियर आता है, वो आके चेक करता है कि हाँ कटिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद में फिर आपका फिटअप होता है। फिटअप करने के बाद में फिर से चेकिंग की जाती है कि प्रॉपर आपने जो भी जिस ओरिएंटेशन के अंदर जो सेक्शन आपका दिया उस ओरिएंटेशन के अंदर आपने उस सेक्शन को प्रॉपर फिक्स किया है या फिर नहीं किया है। ये करने के बाद में 30% पेमेंट आपको और हो जाएगा। इसके बाद आप जब उसकी वेल्डिंग कर देते हो, मतलब फिटअप आपका ओके हो गया, देन उसके बाद में आपको वेल्डिंग की परमिशन मिल जाती है। अब हम उसको वेल्डिंग करते हैं, प्रॉपर जो आपकी वेल्डिंग होती है। वेल्डिंग कंप्लीट होते के साथ ही, वेल्डिंग होने के बाद में वेल्डिंग का आपका टेस्ट होता है, एनडीटी टेस्ट उसको बोलते हैं। और भी कई तरह के आपके टेस्ट होते हैं। कभी आने वाली वीडियोस के अंदर उन टेस्ट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने खुद इस फील्ड के अंदर आपका 2 साल काम किया है। इसमें आपका जो है 40% पेमेंट जो है आपको रिलीज हो जाएगा। बेसिकली इस वर्क के लिए आपका एलएनटी के अंदर मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियर्स जो है वो आपके वर्क करते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियर्स भी इसके अंदर आपका काम कर सकते हैं। तो मैंने एज ए सिविल इंजीनियर जो है इस प्रोजेक्ट पे आपका काम किया था स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब मैंने वेल्डिंग कंप्लीट कर दी तो मेरे को 40% पेमेंट और रिलीज हो जाएगा। इसके बाद एलएनटी क्या करती है कि 10% पेमेंट जो है वो आपका होल्ड कर लेती है। होल्ड करती है आपका फाइनल फिनिशिंग के नाम पे। फाइनल फिनिशिंग का क्या होता है कि मैंने ट्रस बना दिया, ट्रस बनाने के पार्ट को बोलते हैं हम आपका फैब्रिकेशन, कि मैंने उसको फैब्रिकेट कर दिया। अब वो ट्रस उठ के जाएगा साइट पे। साइट पे जब जाके वो अपनी पोजीशन पे फिक्स होता है, उस पोजीशन को, उस वर्क को बोला जाता है कि इरेक्शन हो गया अब जा, ठीक है। मतलब फर्स्ट मैंने उसका जो है फैब्रिकेशन किया, फैब्रिकेशन करने के बाद साइट पे जाके वो अपनी पोजीशन पे जाके फिक्स हो गया, तो उस पोजीशन को बोला जाता है कि अब उसका इरेक्शन हो गया। तो ये जो प्रोसेस होता है, जब वो इरेक्शन वाला प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है, तब वो फाइनल फिनिशिंग जो है कॉन्ट्रैक्टर को रिलीज कर दी जाती है। तो इस तरह का प्रोसेस होता है। और एक और चीज आपको मैं इसमें बता देता हूं कि आने वाले टाइम में आपके काफी काम आएगी।
एक ही आपका सीट बनती है। यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जो आपका मेजरमेंट किया गया है वो सितंबर के बिल का मेजरमेंट किया गया है। इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरे कॉलम है वो आपका अक्टूबर के कॉलम है। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पे देखो मेरा ये पर्टिकुलर मेजरमेंट मेरा आपका अक्टूबर का मेजरमेंट है। फिर मैं थोड़ा नीचे की तरफ आऊंगा तो यहाँ पे देखो ये मेरा टोटल जो मेजरमेंट है आपका ये नवंबर का आपका मेजरमेंट है। इसके बाद मैं थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ, फिर मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरा दिसंबर का मेजरमेंट आपका स्टार्ट हो जाता है। मतलब टोटल वर्क जो है आपका एक ही बिल के अंदर आपका हो रहा है। फिर मैं नीचे आऊंगा तो दिस बिल के अंदर मतलब जो मेरा जनवरी का बिल है उसका मेजरमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। और सबसे लास्ट में क्युमुलेटिव के नाम से एक आपका अलग से रोज रहेंगी, कॉलम रहेंगे, उसके अंदर आपका टोटल चलता रहेगा कि टोटल आपका अब तक कितना हुआ है। फिर हम लोग नीचे आते तो यहाँ पे देखो नीचे मेरा आपका मेंशन रहेगा, ये वाली वैल्यू मेरी सितंबर के बिल की है, ये वाली वैल्यू मेरी अक्टूबर के बिल की है, ये वाली वैल्यू मेरी नवंबर के बिल की है, और ये वाली बिल मेरे आज जो है दिसंबर के बिल की है, और ये वाली क्वांटिटी मेरी आपका जनवरी की बिल की है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कॉम्युलेटिव के अंदर आके तो ये मेरी टोटल क्वांटिटी है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर जो है सितंबर से लेके जनवरी तक जो है आपका 275.042 मैट्रिक टन जो है वो आपका काम कर चुका है। क्लियर? तो यहां से ये मेरी आपकी मेजरमेंट सीट जो है वो आपका बन गई। इसके बाद हम लोग जो है आपका आते हैं यहाँ पे एमबी के अंदर, सॉरी एमबी कह रहा हूँ, हाँ एमबी के अंदर आते हैं। तो एमबी के अंदर वो सारी की सारी क्वांटिटी हम वहां से कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये मेरी होगी आपकी क्या, एब्स्ट्रैक्ट सीट। अब इसके बाद नेक्स्ट मेरी बारी आती है इनवॉइस की। जब कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस जमा करता है तभी जो है कॉन्ट्रैक्टर को आपका जो है पेमेंट जो है वो क्लाइंट की तरफ से जो है आपका किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल, क्या क्या चीजें इनवॉइस के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले दोनों कंपनी की डिटेल होनी चाहिए, मतलब कौन सी कंपनी इनवॉइस दे रही है और किस कंपनी को आपका इनवॉइस दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे इन पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आपका उस कंपनी की डिटेल है जो कंपनी एल&टी को इनवॉइस दे रही है। इस पोर्शन पे आओगे तो यहाँ पे उस कंपनी की डिटेल मेंशन है जिस कंपनी को इनवॉइस मिल रही है। तो यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनवॉइस नंबर, हर एक इनवॉइस का एक यूनिक नंबर होता है, उसी यूनिक नंबर के से आपका जो है वो इनवॉइस ट्रैक होती है। और वो आपका जब हम अपना टैक्स के लिए जब हम रिटर्न जमा कराते हैं तो वो इनवॉइस नंबर हमें वहां पे जो है चढ़ाना होता है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना, जितनी भी आप इनवॉइस बनाओ हर एक इनवॉइस का एक यूनिक नंबर आपको डालना होता है। यहाँ पे आप वो इनवॉइस नंबर आप खुद से अपनी इमेजिनेशन के तौर पर आप कुछ भी ले सकते हो, या कंपनी के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं जिसके बेसिस पे जो है आप वो भी जनरेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या था कि एल&टी ने अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया हुआ था कि आपको ये कीवर्ड जो है इनवॉइस नंबर के अंदर मेंशन करने हैं। सबसे पहले 01, ठीक है। इसके बाद में आपका यहाँ पे RKIP मतलब जो कंपनी का नाम है आपका, उसके बाद एल&टी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, और 2019 इस तरीके से उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ था। आपका जितना नंबर ऑफ बिल है, एक बिल है, दो बिल है, तो नेक्स्ट बिल होगा तो 02, उसके अगला बिल होगा तो 03, 04, इस तरीके से आपका, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस डेट, किस तारीख को आप मतलब इनवॉइस जो है कंपनी को दे रहे हैं। इसके बाद नीचे आओगे तो जीएसटी नंबर, मतलब जो कंपनी आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए। उसके बाद में होता है SAC कोड। बेसिकली आपने देखा होगा कि हर एक आइटम पे अलग अलग जीएसटी लगता है, किसी पे 5% लगता है, किसी पे 12% लगता है, किसी पे 18% लगता है, किसी आइटम पे 40% लगता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि SAC कोड बनाया हुआ है हर एक आइटम के लिए। उस कोड से हमें ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर इस आइटम पे आपका कितना परसेंट जो है आपका जीएसटी लगेगा। तो आप वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर आइटम के लिए आपका SAC कोड क्या है। इसके बाद राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे देखो एल&टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड आपका है, और एड्रेस यहाँ पे डला हुआ है। नीचे आपका जो है एल&टी का आपका जीएसटी नंबर हो गया। इसके बाद फिर नीचे आते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, मतलब जो भी आपने वर्क किया उसका डिस्क्रिप्शन आपको डालना है, उसकी यूनिट मैट्रिक टन, क्योंकि ये आपका फैब्रिकेशन वर्क था तो उसके आपका जो है मैट्रिक टन के अंदर आपका इसका यूनिट थी। रेट आपका देखो यहाँ पे 10,000 पर मैट्रिक टन था। ये बेसिकली आपका लेबर रेट था, तो यहाँ पे आपका 10 मैट्रिक टन मतलब 10 रुपीज पर केजी आपका जो है यहाँ पे रेट था। इसके बाद क्वांटिटी मेरी कहां से आई, आपका एब्स्ट्रैक्ट सीट से मैंने क्वांटिटी ली, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2,26,610 रुपए मेरा यहाँ पे पेमेंट हो गया। मतलब ये टोटल मेरा अभी क्या बन गया, अमाउंट बन गया। अब इसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट मुझे अब इसके अंदर टैक्स ऐड करना है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर SAC कोड के अकॉर्डिंग आपका, क्योंकि ये लेबर रेट पे आपका काम था, तो लेबर रेट आपका क्या हो गया, एक सर्विस बेस्ड बिजनेस हो गया। तो सर्विस पे जो आपका जीएसटी है वो 18% है। तो हम क्या करेंगे, जो ये मेरा आपका अमाउंट है, इस अमाउंट पे मैं आपका 18% वैल्यू जो है वो आपका ऐड कर दूंगा। तो वहां पे भी आप अपनी साइट पे जो भी आपका आ रहा है विद मटेरियल, अगर आपने काम दिया हुआ है
तो उसमें अलग जीएसटी लगेगा आपका। अगर आप लेबर रेट पे आप दे रहे हो तो आप वहां पे अलग जीएसटी लगेगा। ये आप अपनी कंपनी में जाके अकाउंट डिपार्टमेंट से वहां पे आप ये जानकारी ले सकते हैं, जो या फिर जो प्रीवियस बिल बने हैं उससे आप ये जानकारी ले सकते हैं। तो मैंने इस अमाउंट पे जीएसटी 18% हो गया, 40,789.80। अब मुझे दोनों वैल्यू का आपका टोटल करना है, तो टोटल मेरा हो गया 2,67,399.80। तो अब कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट दिया जाएगा एलएनटी के द्वारा वो दिया जाएगा आपका 2,67,399। ठीक है, तो ये पेमेंट होएगा अब आपका कॉन्ट्रैक्टर को। इसकी अमाउंट जो है हम यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखेंगे, आपका 2,67,399 रुपीज ओनली। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। अब इसके बाद में नीचे की तरफ हमें जो है आपका अकाउंट्स की डिटेल देनी होती है, क्योंकि इनवॉइस का मतलब ये होता है कि आपका अब फाइनल पेमेंट होना है, उसी में हमें सारी डिटेल जो है आपका मेंशन करनी है। तो यहाँ पे हमने अकाउंट्स की डिटेल दी है कि भाई इस पर्टिकुलर अमाउंट अकाउंट के अंदर आपको पेमेंट जो है हमारा ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे अकाउंट नेम आरके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है आपका, अकाउंट नंबर आपका है, बैंक नेम हो गया आपका, ब्रांच किस ब्रांच के अंदर है आपका, और आईएफएससी कोड जो हो गया। तो ये बैंक की डिटेल होगी, जो कि सबको पता है कि बैंक में क्या क्या डिटेल हमें देनी होती है। इसके बाद राइट साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी का एक आपका बॉक्स बना हुआ है। तो जब आप इनवॉइस सबमिट करते हो कंपनी को, तो यहाँ पे कंपनी की स्टैम्प और जो भी कंपनी का आपका ऑथोराइज पर्सन है उसके सिग्नेचर होना कंपलसरी है। अगर आप बिना स्टैम्प और बिना सिग्नेचर के इनवॉइस जमा कराते हो तो वो आपका मान्य नहीं रहेगी, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो है आपका ये चीज जरूर करें। अब क्या क्या चीजें कंपलसरी है, जो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट आपका अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चीजें क्या क्या कंपलसरी है। सबसे पहले तो दोनों कंपनी की डिटेल, जोन सी कंपनी बिल दे रही है और जोन सा कंपनी बिल रिसीव कर रही है, दोनों की डिटेल यहाँ पे होनी चाहिए प्रॉपर। जैसे यहाँ पे देखो आपकी पूरी डिटेल, कंपनी का नाम, कंपनी का जीएसटी नंबर प्रॉपर आपका यहाँ पे मेंशन है। साथ ही साथ इनवॉइस नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके अपनी रिटर्न जमा करती है कोई भी कंपनी, तो वहां पे इनवॉइस नंबर जो है वो आपका चढ़ता है। अब ये जैसे आरके इंफ्रा ने बिल दिया एलएनटी को, तो जब आरके इंफ्रा अपनी रिटर्न जमा करेगी तो आरके इंफ्रा भी वहां पे सेम इनवॉइस नंबर अपलोड करेगी, और जब एलएनटी अपनी जो है रिटर्न जमा करेगी तो एलएनटी भी सेम इनवॉइस नंबर वहां पे अपलोड करेगी। तो उससे क्या होता है कि आपका डाटा मैच हो जाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर पार्टी ने इस पर्टिकुलर पार्टी को आपका इनवॉइस दिया था। तो ये इनवॉइस नंबर मैच होने से जो भी टैक्स डिडक्शंस और जो आपके इनपुट वगैरह होते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी इनकम टैक्स के बारे में और इन सब चीजों के बारे में जानते हो तो आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। जैसे आप अपना रिटर्न वगैरह आप ईयरली जमा कराते हो तो आपको थोड़ा बहुत इस चीज का आइडिया होगा। तो वो इनवॉइस नंबर अगर आपका मैच कर जाता है तो ये जो भी इनपुट वगैरह मिलना होता है वो कंपनी को इनपुट मिल जाता है। तो ये चीजें कंपलसरी होगी, इनवॉइस नंबर बहुत कंपलसरी है, और दोनों कंपनी की आपका डिटेल, साथ ही साथ आपका एसएसी कोड, ये बहुत जरूरी है आपका। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर वर्क पे आपका कितना परसेंट जीएसटी आपका लग रहा है। 5% आपका लग रहा है, 12% आपका लग रहा है, 18% लग रहा है, या फिर उससे अबो आपका लग रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नीचे की तरफ आपका बैंक की डिटेल्स, जिस अकाउंट में आपको अपना अमाउंट क्रेडिट करवाना है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे प्रॉपर देनी चाहिए। साथ ही साथ जो है आपका ऑथोराइज सिग्नेटरी और स्टैंप जो है वो आपका कंपलसरी है। तो ये फॉर्मेट आपका कंपलसरी है। अब इसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ये आप अपने तरीके से भी इसको मॉडिफाइड कर सकते हो, या फिर आपकी कंपनी के अंदर जो आपका फॉर्मेट चल रहा है आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। सेम अगर आप फॉर्मेट रखना चाहो, सेम फॉर्मेट भी आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपकी कंपनी के अंदर कोई दूसरा फॉर्मेट यूज हो रहा है तो आप उस फॉर्मेट को भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बेझिझक होकर नीचे जो नंबर्स दिए गए इस नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी क्वेरी है, या आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ और वीडियोस हम लोग जो है अपने चैनल पे अपलोड करें, तो वो भी मैं आपको जो है आने वाले टाइम में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, तभी मैं अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही जो है मुझे आपका मोटिवेशन मिलता है और ये पता चलता है कि हाँ बच्चे इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका जो है इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। वीडियो को एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको किसी और चैनल पे नहीं देखने को मिलेगी। तो जब आपके लिए हम लोग मेहनत करके इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।